नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल से खास बातचीत की हमारे रेजिडेंट एडिटर ने, जरा दिखाते हैं आपको। मध्य प्रदेश को यूनेस्को से एक बड़ी सौगात मिलने की उम्मीदें बढ़ गई हैं। हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, जिनके प्रयासों से मध्य प्रदेश के 2 स्थलों को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की संभावित सूची में शामिल करने के लिए चयन किया गया है। तो आइए बात करते हैं प्रहलाद जी से और समझने की कोशिश करते हैं आखिर ये कैसे हुआ और कैसे इनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया जा सकता है। प्रहलाद जी, सबसे पहले तो यही कि नर्मदा किनारे के आप हैं, तो क्या कहीं आपने कोई पार्शलिटी के तहत भेड़ाघाट का इसमें नाम शामिल कराया? पहली चीज तो मैं कहूँगा कि ये भारत के लिए गर्व की बात है कि 6 नामांकन हमने भेजे थे, जिसमें से 6 को स्वीकृति मिली। दूसरा किया, मैं नर्मदा का भक्त हूँ कि भेड़ाघाट को तो 4 दत्ता मिल जानी थी, वो भी परमानेंट लिस्ट में। अभी तो वो टेंटेटिव लिस्ट में आया है। अगर हम सतपुड़ा की बात करते हैं तो सतपुड़ा की रानी कही जाती है पड़ी, तो ये प्रहलाद पटेल की वर्डिंग से नहीं हो सकती है। और सतपुड़ा और विंध्याचल ये ऐसी जगह हैं जो वैसे भी दुनिया के चर्चा में रहते हैं, जियोलॉजी में रहते हैं, फॉरेस्ट की बात होती है तो उसमें रहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये तो विलंब हुआ है, लेकिन हाँ, राज्य सरकार को मैं बधाई दूंगा क्योंकि राज्यों की इसमें महती भूमिका भी होती है और हम ऊपर मिलकर आगे चलते हैं। जब अगला स्टेप आएगा तो परमानेंट लिस्ट में जब हम जाएंगे तो डोजियर बनेगा। डोजियर बनने में जो पिछले दशकों का मेरा अनुभव है, जो मैं मंत्रालय में बैठकर देखता हूँ, अक्सर होता यह है कि आनंद फानन चीजें आती हैं और आधी अधूरी चली जाती हैं और वहां से फिर वो वापस आती हैं या रिजेक्ट होती है। ये भारत जैसे बड़े देश के लिए, जिसके पास में समृद्ध धरोहरें हैं, वहां पर कभी अब ऐसी गलती होनी नहीं चाहिए। और इसलिए राज्य और केंद्र अलग अलग नहीं है, हम भारत को रिप्रेजेंट करते हैं। ये अलग बात है कि मध्य प्रदेश के लिए गर्व की बात है कि उसके 2 मिले हैं, 6 में से 2 मध्य प्रदेश के हैं। लेकिन हमारी कोशिश होती है कि हम तो चाहते हैं कि 9 को 9 हो, और भी संख्या बढ़नी चाहिए। भारत में जितनी भी धरोहरें हैं वो यूनेस्को की विश्व धरोहरों के पैरामीटर्स को पूरा करने की क्षमता सैकड़ों मॉन्यूमेंट्स में है, सैकड़ों स्थलों में है जो कल्चर है, हमारे हेरिटेज है। और इसलिए बोले कल्चरल स्पेसेस हैं जो प्रधानमंत्री कहते हैं। और ऐसी स्थिति में हमको अवसर है कि हम बढ़ें, लेकिन यूनेस्को ने नियम बना रखे हैं। एक कंट्री, एक देश, एक वर्ष में एक ही डोजियर दे सकता है। हमने इस पर आपत्ति दर्ज की है। जब यूनेस्को की सेक्रेटरी जनरल आई थी तो मैंने उनको कहा था कि हमारी 7 नगरियां हैं, आपने वाराणसी को दुनिया की प्राचीनतम नगरी मान लिया, लेकिन 6 और हैं। जब 7 नगरियों की चर्चा आती है तो आप इसको 1 यूनिट मानकर पूरों को करिए। उसी समय उन्हें जयपुर और कर्णावती को किया था। प्रहलाद जी, इसमें गंगा घाट वाराणसी का फिर से आपने भेजा है, जो यूनेस्को वाराणसी पहले से है, तो फिर गंगा घाट को क्यों शामिल करने की बात? मुझे लगता है कि उसमें क्लॉज है, एक शहर वाराणसी के घाट अपने आप में अलग अद्भुत हैं और उनकी अपनी अपनी ऐतिहासिकता है। जो जिस प्रकार से राजा हुए, जिन लोगों ने किया, जिनने तपस्या की है, अगर मैं वहाँ के शमशान का जिक्र करूं तो वो अपने आप में अलग है। तो मुझे लगता है किसी नगरी का प्राचीन होना और किसी दूसरे वास्तु का खड़ा होना, दोनों में अंतर है। जैसे अभी मराठा कालीन जो भी सैन्य वास्तु है, उसके जितने भी किले हैं उनकी बात आई है। तो ये चीजें अलग अलग स्थानों पर होने के बावजूद भी कुछ उसमें अलग दिखता है, इस नाते इन चीज़ों को जोड़ने की बात हुई है और इसलिए होना चाहिए। मैं महेश्वर मंडलेश्वर की बात करता हूँ, होशंगाबाद के घाट की बात करता हूँ, आपके मांडू के महल की बात करता हूँ। इसकी अनेक जगह है जहाँ पर हम विश्व स्तरीय अपनी क्षमता रखते हैं। अब भेड़ाघाट के साथ लमेटा घाट को भी शामिल किया गया है, वो उसके बारे में देश को ज्यादा नहीं पता, दुनिया को ज्यादा नहीं पता, वो एक बड़ी पहल है। वर्ल्ड जियोलॉजी में लमेटा घाट सबसे प्राचीन शिलाओं के लिए माना जाता है, जो लमेटा ट्रैप ही कहलाता है। उन्हीं के नाम से वो पत्थर बनाया गया है और ये माना जाता है कि पृथ्वी के बनते समय की जो चट्टानें हैं उसमें से एक चट्टान वो लमेटा घाट की है। तो जियोलॉजी का कोई भी स्टूडेंट जब पढ़ता है तो वो लमेटा घाट जरूर जाता है। भेड़ा घाट में जो चेंज है वो जियोलॉजिकल चेंज है, वो शायद 70-80 हज़ार साल पुराना चेंज है। तो ये जो बेल्ट है पूरा, अगर हम भेड़ा घाट से लेकर लमेटा घाट के बीच का हिस्सा देखें और भी थोड़ा चले जाएं तो घुघुआ तक चले जाएं, तो जियोलॉजी के चेंज का एक बड़ा एरिया है। और मैं लगातार इस बात पे कोशिश करता हूं कि भारत के भीतर जियोलॉजिकल प्रॉपर्टी सर्वाधिक अगर किसी हिस्से में है तो वो जबलपुर के इर्द गिर्द नर्मदा के किनारे है। प्रहलाद जी, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व का भी संभावित सूची में शामिल किया गया है।
सतपुड़ा बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो यूनेस्को पहले डिक्लेयर कर चुका है, तो ये क्या अंतर है? पहले ही वो साइट बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर है यूनेस्को की तरफ से। जब आप इस बात को देखते हैं तो बायोडाइवर्सिटी एक अलग सेक्टर है, बाघ अलग है, पचमढ़ी अलग है, जहाँ पर वहाँ की यात्राएं चलती हैं वो अलग है। तो मुझे लगता है कि सबकी अपनी अपनी अलग पहचान है। लेकिन मैं तो दूसरी बात कहता हूँ कि होशंगाबाद के पास में एक मानव मिला था, जिसको नर्मदा मानव कहते हैं, वो खोपड़ी अभी इंडियन म्यूजियम के पास में है। दुनिया का शायद सबसे पुराना डायनासोर भी नर्मदा किनारे का ही है। प्रजातियां मतलब शायद 27 में से 18 प्रजातियां नर्मदा के किनारे इसी बेल्ट में है। नर्मदा मानव तो अभी तत्काल की बात है, पहले कहा जाता था कि 12,000 साल पुराना है, अब तो उसको कह रहे हैं कि वो 70,000 साल पुराना है। और इसलिए मुझे लगता है कि ये जो क्षेत्र है ये नए सिरे से भी परिभाषित भविष्य में हो तो कोई आश्चर्य नहीं करना चाहिए। इस पर हम क्वेश्चन ना उठाएं बल्कि गर्व करें कि हमारी जो विभिन्नता है उसके आधार पर हम कहीं पर भी अपना स्थान कायम कर सकते हैं। मुझे याद आता है शायद पिछले साल की बात है कि यूनेस्को ने मध्य प्रदेश के 2 शहरों को भी इसमें शामिल करने की कोशिश की थी लैंडस्केप सिटी के तौर पर, ग्वालियर और ओरछा। तो ये प्रयास भी कहीं ना कहीं आपका योगदान इसके पीछे है या इसके पीछे कोई और टीम वर्क भी रहा है? नहीं, मुझे लगता है कि इसमें श्रेय लेने जैसी बात नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको पहले ही कहा कि जब राज्य और केंद्र मिलकर काम करते हैं तब ये सफलताएं मिलती है। अकेले हो सकता है किसी आर्किटेक्ट ने उसकी डिजाइन मतलब बनाई हो, तैयारी की हो, बच्चे भी करते रहते हैं। जिन्होंने मांडू का डोजियर बनाया था बहुत सुंदर बनाया था, वो सरकारें नहीं बना सकी लेकिन वो एसपी के बच्चों ने बना ली, उससे बेहतर बनाया था। मुझे लगता है कि इसमें हम एक दूसरे की कमी ना निकालें बल्कि हम ये कोशिश करें कि जब भी हमारा परमानेंट लिस्ट के लिए डोजियर जाए या टेंटेटिव लिस्ट के लिए जो हम नामांकन भेजते हैं वो जाए तो वहाँ एक्सेप्ट होना चाहिए, ये तैयारी हमारी होनी चाहिए। ओरछा और ग्वालियर भी पिछले बार हुआ था जिसमें जयपुर शहर भी था, अहमदाबाद भी था। तो मुझे लगता है कि इस पर हमें तो गर्व होता है जब कभी कोई भारत में किसी भी राज्य से चयन हो, तो मंत्रालय को, भारत को गर्व होना तय है। लेकिन कमियां दूर करके हम मिलकर साथ चलें और तेजी के साथ अपनी संख्या का इजाफा करें, ये हम सब के लिए गर्व की बात होगी। यदि ये हो जाता है तो मध्य प्रदेश शायद वो राज्य होगा जहां 5 वर्ल्ड हेरिटेज साइट होगी, 3 अब पहले से हैं मध्य प्रदेश में। तो इससे टूरिज्म इंडस्ट्री को कितना फायदा हो सकता है, प्रदेश के पर्यटन को और मध्य प्रदेश की पहचान को क्या गति मिल सकती है? जैसे मैं अभी ये देखता हूँ, स्वाभाविक है कि जब यूनेस्को की लिस्ट टाइगर रिजर्व मिल जाएगा या रिजर्व फॉरेस्ट मिल जाएगा, तो अभी भी परिभाषित होना बाकी है। मैंने आपको जियो प्रॉपर्टी की बात की, उसका केंद्र जबलपुर है। अगर हम टाइगर प्रोजेक्ट की बात करें तो आप जबलपुर से किसी भी दिशा में 200 किलोमीटर जाइए वो आपको मिलेगा। देश का पहला चीता अभ्यारण्य दमोह में नोटिफाइड हुआ है, जब वो शुरू होगा तो वो देश का पहला चीता अभ्यारण्य होगा। तो कल के दिन टाइगर डेंसिटी ऑफ टाइगर्स रिजर्व के नाम पर भी वो एरिया आइडेंटिफाई हो सकता है, बायोडाइवर्सिटी के नाम पर हो सकता है। मुझे लगता है कि ऐसी अनेक चीजें हैं जिसमें परिभाषाएं बदल सकती हैं लेकिन एरिया स्पेस वही होगा। और शायद यही हमारी जरूरत है जिसको आगे बढ़ना चाहिए। जब कभी हम प्लांट वेराइटीज की बात करते हैं तो एक पत्ते का पलाश सिवनी में, सिवनी के जंगलों में। तो ये जो डाइवर्सिटी की हम बात करते हैं या प्लांट वेराइटीज की बात करते हैं, इसकी भी जब कभी चर्चा होगी तो वो नर्मदा का किनारा ही होगा और पर्टिकुलर उसके आसपास की जो नदियां हैं उसके आसपास का हिस्सा होगा। इसलिए मुझे लगता है कि परिभाषाओं के साथ में हमारी क्षमताएं बढ़ती जाएंगी। मैं हमेशा से मानता हूं कि भारत के पास में विश्व धरोहरों के लायक सैकड़ों जगह हैं, सैकड़ों, लेकिन हमें स्थान नहीं मिला है। हम उसमें पाने की कोशिश में है और उसमें राज्य और केंद्र का सम्मिलित सहयोग चाहिए। और जो बात आपने कही है कि उसमें आर्किटेक्ट भी चाहिए, इसलिए मैं नए बच्चों से आह्वान करूंगा आपके इस प्रश्न के साथ ही कि वो सजग हों। पैसा कमाने से वो संपन्न हो सकते हैं, बाकी चीजें हो सकती हैं, लेकिन समृद्धि के लिए धरोहर चाहिए। ये जितनी पुरानी होगी उतनी मूल्यवान होती जाएगी। तो हमें सहेजने का काम करना चाहिए, बचाने का काम करना चाहिए। प्रधानमंत्री को मैं बधाई दूंगा क्योंकि उनके आने के बाद 2014 के बाद 54 मूर्तियां देश में वापस आई हैं, चोरी गई हुई, दुनिया में चोरी चली गई और वापस आई। उसमें से 41 2014 के बाद आई। तो मुझे लगता है ये चीजों पर हमें गंभीर होना होगा। दमोह की एक प्रतिमा आपने वापस कराई थी दमोह में, लेकिन एक बड़ा मामला मध्य प्रदेश का जो चल रहा है, जो धार की भोजशाला की जो मां सरस्वती की प्रतिमा है उसको वापस लाने का एक बड़ा लंबा प्रयास चलता रहा, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हो पाया। जो इंग्लैंड के म्यूजियम में रखी, वो कब पूरा हो सकता? नहीं, लगातार मंत्रालय हमारा संपर्क में है और मैं शायद हम जल्दी सफल होंगे उसमें। प्रहलाद जी, कोरोना की पहली लहर आई,
फिर दूसरी लहर आई, इससे टूरिज्म इंडस्ट्री बुरी तरह चरमरा गई है। पर्यटन की संभावना पूरे प्रदेश में बहुत कम हुई है। तो इस इंडस्ट्री को बूस्टअप करने के लिए कोई प्रयास या आगे कोरोना हटने के बाद आप कैसे इसको आगे बढ़ा सकते हैं? पहली बार जब कोरोना की लहर आई थी उसके बाद में भारत सरकार ने 2 लाख करोड़ का पैकेज दिया था। ये दूसरी लहर आई, इसके बीच के गैप में जो हमारे हिमालयन स्टेट थे वहाँ तो पर्यटक बहुत तेजी के साथ गया और हम सेचुरेशन पे, तो उसमें गोवा भी शामिल है, नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्य भी हैं, लेकिन बाकी जो हमारे मैदानी हिस्से थे वो कोई बहुत बेहतर वो नहीं कर पाए हैं और दूसरी लहर आ गई है। स्वाभाविक है कि बड़ा नुकसान हुआ है जिसका आकलन करना भी संभव नहीं है, लेकिन उसमें जो इंडस्ट्री के स्टेक होल्डर्स हैं उनको हम कैसे मदद पहुंचाएं, उसमें राज्य बड़े यूनिट हैं, चाहे वो कलाकार हों, चाहे वो होटलियर हों, चाहे वो आपके टूर एंड ट्रेवलर्स हों। अब होटल को अगर चाहिए तो बिजली, पानी और प्रॉपर्टी टैक्स, अब ये राज्य के विषय है, लेकिन मैं किसी पर आरोपित नहीं करके किए बगैर कहूँगा कि इंडस्ट्री को बचाना राज्य और केंद्र की मिलीजुली जिम्मेदारी है। पहले भारत सरकार ने पैकेज दिया था, जरूरत पड़ेगी उसके आकलन के साथ कि किस क्षेत्र में मदद करनी है, तो मुझे लगता है कि मिलजुल कर मदद होगी। कुछ राज्य सरकारों ने उसमें मदद की भी है। आपने एक कॉन्सेप्ट दिया था होम स्टे का, उसकी क्या स्थिति है? क्या उससे कुछ फायदा वहाँ के लोगों को मिला है, आदिवासियों को? नहीं, मुझे लगता है अभी तो ये नए सिरे से एक नए प्रयोग हम लोग करने वाले हैं कि क्लस्टर में हम गांव को लें और महानगरों के पास के किसी हिस्से को डेवलप करें ताकि वो कमर्शियल तरीका आगे बढ़े। कल ही मैंने उसकी बैठक ली है। प्रहलाद जी, पश्चिम बंगाल के इलेक्शन की बात करें जरा, तो वहाँ आपने बड़ी मेहनत की और जो जिस क्षेत्र में आप प्रभारी थे शायद वहाँ का रिजल्ट भी अनुकूल आया है, तो वहाँ की जो चुनौतियाँ थी, जो चैलेंजेस हैं, वो क्या आगे क्या देखते हैं वहाँ के लोग? इसके लिए अपन बाद में बात करेंगे विस्तार से, तो अच्छा होगा। लेकिन मैं खुश हूँ कि मेरे पास में 42 विधानसभा क्षेत्र थे, इसमें हमने 25 में सफलता अर्जित की है। उत्तर बंगाल के 2 जिले ऐसे भी हैं जहाँ तृणमूल का खाता नहीं खुला, लेकिन चुनौतियाँ तब भी थी, चुनौतियाँ आज भी हैं। कार्यकर्ताओं पर हिंसक प्रहार हो रहे हैं। कभी इस बारे में विस्तार से बात होगी तो मैं ज़रूर कहूँगा। एक लाइन में ज़रूर कहूँगा कि नक्सलवाड़ी जहाँ से नक्सलवाद शुरू हुआ वहाँ भारतीय जनता पार्टी का विधायक बना, ये और मैंने पहले से ऐलान भी किया था। हम नक्सलवाद पर हमने विजय हासिल की है, ये बड़ा सिंबॉलिक है, लेकिन शायद हम छद्म नक्सलवादियों से हार गए और इसलिए मुझे लगता है कि पार्टी सतत काम करने की प्रेरणा से काम करती है। कार्यकर्ता जुटेगा, आगे चलेगा। कभी इस पर विस्तार में बात करेंगे। प्रहलाद जी, कोरोना को लेकर एक आखिरी सवाल। कोरोना को लेकर कई राज्य आरोप लगाते हैं केंद्र मदद नहीं कर रही है। आप लोग यदि हम मध्य प्रदेश के संदर्भ में देखते हैं तो उम्मीदें आप लोगों की तरफ जाती हैं कि राज्यों को जो सहायता मिलनी है वो केंद्र में आप लोग बैठे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा सहायता देना। तो क्या स्थिति, आखिर ये आरोपों में कितना दम है? मैं समझता हूँ कांग्रेस बहुत गैर जिम्मेदारी की भूमिका का निर्वहन कर रही है। वो टूल किट से भारत के आत्मविश्वास को डिगा नहीं सकती है। हम हमेशा बीमारी पर जीवन जीतता रहा है, उस धरती पर पैदा हुए लोग हैं और हमारा नेतृत्व तो ऐसा है जिसने कमर कसी थी। जिनने जिम्मेदारियों का परिचय नहीं दिया वो आरोप लगा रहे हैं। जो वैक्सीन को भाजपा की वैक्सीन कह के वो नकारते थे और इस पर भरोसा नहीं करते थे, वो आज वैक्सीन की वकालत कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उनको अपने बयानों को देखना चाहिए। आरोप लगाने का समय नहीं है, मिलजुल कर काम करने का समय है। हम चश्मा पहनकर आंकड़ों को ना देखें। ये वही देश है जब पहली लहर में हमारे पास मास्क और पीपी किट नहीं थी, आज हम स्वावलंबी हैं। हमारे पास वेंटिलेटर उस समय 20,000 भी नहीं थे 2020 में, आज हमारे पास में 44,000 है। ऑक्सीजन का उत्पादन में कोई कमी नहीं है। लॉजिस्टिक की समस्या आई थी, वो पूरी हो गई। आने वाले समय में नई चुनौतियां क्या आएंगी, इसके लिए चिंता करें मिलजुल कर तो बेहतर होगा। भारत सरकार कटिबद्ध है, हम इस आपदा पर विजय प्राप्त करेंगे, क्योंकि हमारा विश्वास वही है कि जीवन जीतता है, बीमारियों से पर जीतेगा। धन्यवाद प्रहलाद जी। ये है प्रहलाद सिंह पटेल जो कह रहे हैं कि वर्ल्ड हेरिटेज की जो संभावित सूची है उसमें मध्य प्रदेश के 2 इन क्षेत्रों के शामिल होने के साथ मध्य प्रदेश की जो भौगोलिक संपदा है, जो पूरा संपदा है, उसको देश दुनिया में तरजीह मिलेगी और पूरी दुनिया जानेगी कि मध्य प्रदेश और भारत कितना पूरा वैभव से संपन्न देश है। कैमरा पर्सन अरविंद साहू के साथ प्रभु पटेरिया, इंडिया न्यूज, भोपाल।